जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर करें। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो टेंशन वाली बात नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से वो टॉपिक देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दे के जाए, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ बातें कर ली हमने हमारी सीरीज़ के बारे में, ज़्यादा फालतू की बातें हम करते नहीं हैं। तो इतना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पढ़ाई कर किस लिए रहे हो। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का आहार। यानी कि जो बच्चे जन्म से ही जिनका वेट कम होता, हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनका किस प्रकार से आहार होना चाहिए, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता अर्थात न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने पोषण का अर्थ जाना था कि पोषण कहते किसको हैं, पोषण है क्या, पोषण का क्या मीनिंग है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने शैशवावस्था अर्थात जन्म से लेकर 12 महीने तक के दौरान बच्चे का पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उस पर भी हमने चर्चा किया था। शिशुओं के आहार संबंधी आवश्यकताएं देखी थी, जिसमें हमने शिशुओं के पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक मात्रा देखी थी। किसके अकॉर्डिंग? ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार। उस पर हमने चर्चा किया था, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। फिर हमने स्तनपान के बारे में अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमने जाना था। फिर स्तनपान के लाभ क्या होते, क्यों बच्चों को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, एक माँ और बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना महत्वपूर्ण होता है, इन सारे ही टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। तो ये आपने क्लास आई होप देखी होगी, नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, ईजिली आपको एक क्लास मिल जाएगी, डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने रिवीजन कर लिया हमारी प्रीवियस क्लास का। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा हमने बोला, हम करेंगे जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के आहार के बारे में चर्चा। तो फ्रेंड्स, वे बच्चे जिनका वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है, अर्थात वे बच्चे जो 2 किलो 500 ग्राम से कम होते हैं, उन्हें कम वजन वाला शिशु कहा जाता है। इन बच्चों की अवशोषण क्षमता कम होती है, क्योंकि उनके पेट और आंत का आकार छोटा होता है। ऐसे बच्चे की चूसने और निगलने की पर्याप्त सामर्थ्य नहीं होती, जिसके कारण उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों में सापेक्ष रूप से उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। बच्चों को माँ के दूध से सभी आवश्यक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, कैलोरी, वसा तथा सोडियम मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को अपनी माँ के दूध से सभी आवश्यक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, कैलोरी, वसा तथा सोडियम प्राप्त होते हैं। इससे बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। बच्चों को माँ के दूध का रोगाणु रोध गुण, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को जो उसके माँ के दूध होता है, माँ के दूध का रोगाणु निरोध गुण अर्थात एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी उन्हें संक्रमण से बचाती है। अतः कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। साथ ही साथ उनकी सतत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह तत्व की आवश्यकता होती है। शिशु को आहार संबंधी संपूरक अर्थात सप्लीमेंट तभी प्रदान करना चाहिए जब शिशु के वजन में संतोषजनक रूप से वृद्धि नहीं होती है। अब देख लेते हैं पूरक भोजन आहार। माँ के दूध के साथ धीरे धीरे अन्य खाद्य पदार्थों को शिशु को देना पूरक भोजन आहार अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहलाता है। अर्थात माँ के दूध के अतिरिक्त शिशु को आसानी से खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं,
उसी को पूरक भोजन कहते हैं। यह आहार शिशु की 6 माह की आयु से शुरू किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने में दलिया दिया जाए, दाल का जूस दिया जाए, रोटी का छिलका निकाल के डुबो के दाल में दिया जाता है। तो ये सारे जो भी आहार है, यानी कि बच्चा माँ का दूध तो पी रहा है बट उसके अतिरिक्त ये सब भी उसको दिए जा रहे हैं, तो उसी को हम पूरक भोजन कहते हैं। पूरक भोजन आपको समझ में आ गया होगा। पूरक आहार देने की प्रक्रिया में शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए बोतल और बर्तनों का उपयोग करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। ये देखिए पूरक आहार के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है तरल पूरक, दूसरा अर्ध ठोस पूरक आहार 5 से 6 माह तक शुरू करना चाहिए, और तीसरा है ठोस पूरक आहार 10 माह से 1 वर्ष तक। जब शिशु दांत निकलता है तब उसको ठोस पूरक आहार दिया जाता है। तो पूरक आहार के प्रकार आपने देख लिए। तरल पूरक, अर्ध ठोस पूरक 5 से 6 महीने का बच्चा होता है तो अर्ध ठोस पूरक आहार दिया जाता है, और ठोस पूरक 10 माह से 1 वर्ष तक का जब बच्चा होता है उसी को ठोस पूरक आहार हम प्रदान करते हैं। अब तरल पूरक क्या है, तो 3:1 के अनुपात में उबले पानी के साथ मिला दूध, तत्पश्चात कुछ सप्ताह में बिना पानी वाला दूध है। संतरी मौसमी जैसे स्ट्रॉच फलों का रस 4 माह पर 5 मिली से शुरू करते हुए 1 वर्ष तक के बच्चे को 85 मिली तक बढ़ाना चाहिए। सूप हो गया, सब्जी दाल छना हुआ सूप 4 से 5 माह पर लगभग 1 वर्ष के बाद नमक और प्याज के साथ बिना छना हुआ सूप, ये तरल आहार की श्रेणी में आते हैं, ये बच्चे को देना चाहिए। अब अर्ध ठोस पूरक आहार क्या है, जो 5 से 6 माह तक शुरू करना चाहिए। अच्छी तरह पकी हुई एवं मसली हुई सब्जी, दालों और अनाज अलग से अच्छी तरह पका हुआ अथवा मिलाया हुआ, दूध तथा चीनी मिलाई जा सकती है। अंड पीत का 7 माह तक आधे चम्मच अंडे की पीली जर्दी से शुरू करके 1 वर्ष तक के बड़े चम्मच अंडे की जर्दी, यानी कि जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तब से उसको अंडे की जर्दी देनी है। और कितनी देनी है, आधे चम्मच अंडे की पीली जर्दी से शुरू करके 1 वर्ष तक 1 बड़ी चम्मच अंडे की जर्दी, यानी कि 7 महीने से उसको आधे चम्मच की अंडे की बड़ी जर्दी आप दे सकते हैं, और 1 वर्ष तक 1 बड़ा चम्मच। पकाई गई और मसली हुई मछली एवं मांस 1 वर्ष के पूरा होने पर शुरू किया जाता है, यानी कि जितने भी नॉन वेज हैं वो बच्चे को 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही दिए जाने चाहिए। फिर है ठोस पूरक, जो है तो कितने महीने में शुरू किया जाता है, 10 माह से 1 वर्ष तक का जब शिशु हो जाए तब उसको जो है ठोस पूरक पदार्थ दिया जाना चाहिए। ठोस पूरक की श्रेणी में आता क्या क्या है, तो दाल, अनाज, टुकड़े किया गया मांस जिसमें अनेक चीज़ें मिलाकर पकाई गई हों, भोजन के रूप में हाथों से पकड़कर खाया जाने वाला कच्चा सलाद एवं फल। तो ये हमने देख लिया पूरक आहार के प्रकार। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस महीने में बच्चे को क्या देना है, पूरक आहार है क्या। अब देखते हैं कम लागत वाले पूरक भोजन जो होते हैं, और सामग्री नाम देख लेते हैं, सामग्री देख लेते हैं, फिर उनकी मात्रा देख लेते हैं। तो भारतीय बहुउद्देशीय आटा जो होता है उसमें सामग्री क्या, कम वसा वाला मूंगफली का आटा तथा चने का आटा। मात्रा कितनी देनी है, तो 75:25। फिर खमीरीकृत भोजन जिसमें खमीर उड़ जाता है, तो खमीरीकृत भोजन में अनाज, कम वसा वाला मूंगफली का आटा एवं चने का आटा, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 4:4:2 होना चाहिए। बाल आहार छिलका युक्त गेहूं, मूंगफली एवं चने का आटा, ये क्या है, तो बाल आहार की श्रेणी में आता है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसकी मात्रा होनी चाहिए 7:2:2। फिर हो गया हमारा विन आहार, ज्वार, बाजरा, मूंग दाल, मूंगफली एवं गुड़, ये किसकी श्रेणी में आता है, विन आहार की श्रेणी में आता है। इसकी मात्रा 5:2:2 होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पोषक। पोषक में क्या आ जाएगा, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार का अनाज, चना, मूंग की दाल, मूंगफली एवं गुड़, इसकी मात्रा 4:2:1:2 होनी चाहिए। अमूथम यानी कि चावल, रागी, चने की दाल तथा तिल, मूंगफली का आटा एवं गुड़, ये सब क्या है, ये है अमूथम। किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 1.5:1:1.5:1.5:2.5। नेक्स्ट है हमारा अमृतम,
ये किससे बनता है? तो गेहूँ, चना, दाल, सोया तथा मूंगफली का आटा एवं चुकंदर से बनी जो चीनी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? अमृतम। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 4:2:1:1:2। तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये क्या हैं? कम लागत वाले पूरक भोजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आई होप इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश। नंबर 1 है, एक समय में एक ही पूरक आहार से शुरुआत करनी चाहिए। पूरक आहार हमने समझ लिया ना कि पूरक आहार क्या होता है। जो बच्चे को उसकी माँ के दूध के अलावा ऊपर से दो जो जिस चीज़ों को हम ऐड करते हैं, बच्चा दूध तो माँ का पी रहा है, साथ ही साथ वो दलिया ले रहा है, तरल पदार्थ ले रहा है, तो ये सारे जो क्या हो गए, यही हमारी पूरक आहार की श्रेणी में आते हैं। तो पूरक आहार के लिए हम देखते हैं तो एक समय में एक ही पूरक आहार में शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 2, शुरुआत में भोजन थोड़ी मात्रा में खिलाया जाना चाहिए तथा धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 3, एक समय में शिशु को उतना ही आहार देना चाहिए जितना शिशु आसानी से खा ले। नंबर 4, शिशु को भोजन पसंद ना होने पर उसे खाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है, शिशु के लिए बनाए गए पूरक आहार में मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 6, शिशु को सभी प्रकार का भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 7 कहता है पूरक आहार के साथ शिशु को काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ भी देते रहने चाहिए। तो ये जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके अंतर्गत? पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस देखी। अब देख लेते हैं प्रतिरक्षण क्या होता है। अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वस्थता पूर्णतः अच्छे पोषण पर निर्भर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा स्वास्थ्य जो होता है, अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वस्थता जो होता है पूर्णतः अच्छे पोषण पर ही निर्भर नहीं रहता। विभिन्न रोगों से बच्चों की सुरक्षा में प्रतिरक्षण या टीकाकरण यानी जिसको हम इम्यूनिएशन की भूमिका कहते हैं, तो इम्यूनिएशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार टीका लगाया जाता है उन बच्चों में संक्रमण नहीं फैलता है तथा वे स्वस्थ रहते हैं। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रतिरक्षी तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, जिसके कारण कीटाणु बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। आईसीएमआर द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम। तो देख लेते हैं बच्चे की उम्र। आईसीएमआर का फुल फॉर्म बताइए। हमने कई बार आपको आईसीएमआर का फुल फॉर्म बोल बोल के बताया है, तो बताइए आईसीएमआर का फुल फॉर्म कमेंट के माध्यम से। बच्चे की उम्र, टीके का नाम। जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे को कौन सा टीका लगना चाहिए? BCG1 का टीका लगाया जाता है। 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तो उसको OPV2, DPT3 और हेपाटाइटिस बी का टीका 6 सप्ताह की उम्र में बच्चे को लगाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार मार्क कर लीजिए। 6 सप्ताह का अगर बच्चा हो जाता है तो उसको OPV2, DPT3 और हेपाटाइटिस बी का टीका देना चाहिए। 10 सप्ताह की एज में बच्चे को OPV, DPT और हेपाटाइटिस बी का टीका देना चाहिए। जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाता है तो OPV, DPT, हेपाटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। और 9 से 12 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तो उसको खसरे का टीका लगवाना चाहिए। ये गाइडलाइंस किसने निर्धारित की है? ICMR के द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं शिशुओं और छोटे बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं जो होती हैं। कुपोषण अर्थात माल न्यूट्रिशन, बहुत बार हमने कुपोषण के बारे में चर्चा की है। तो कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है। यह विशेषकर गांवों तथा जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं में निरक्षरता, निर्धनता, बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता तथा स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अपर्याप्त सुविधा आदि जैसे अनेक कारकों के परिणाम है। बच्चों को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तथा वह तब तक कुपोषित रहता है जब तक बच्चे को परिवार के अन्य सदस्य की तरह संपूर्ण आहार नहीं मिलता। नेक्स्ट, कुपोषण में बच्चे अतिसार अर्थात डायरिया का शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जो शिशु की मृत्यु का कारण बन जाता है। पोषण संबंधी कारक क्षय रोग
होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शिशु को विशेष रूप से स्तनपान न कराया जाए तथा पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति न की जाए तो शिशु में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं। पोषक तत्व की कमी से बचपन में होने वाले महत्वपूर्ण रोग निम्न प्रकार है। नंबर 1 है अनीमिया। यह रक्त में लौह तत्व की कमी से होता है जो कि बचपन में होता है। नंबर 2 पोषणात्मक अंधापन, जिसको हम रतौंधी अर्थात न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होता है। नंबर 3 प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अर्थात प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके कारण वृद्धि मंद हो जाती है, जो बच्चे की वृद्धि है वो रुक जाती है और संक्रमण होने पर अतिसार तथा निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4 हड्डी से संबंधित सूखा रोग एवं ओस्टोपीनिया। ध्यान दीजिएगा, हड्डी संबंधी सूखा रोग एवं ओस्टोपीनिया अर्थात रिकेट्स एंड ओस्टोपीनिया आर बोन रिलेटेड विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो जो ये सूखा रोग और ओस्टोपीनिया होता है किसके कारण होता है? विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण। फिर 5 है हमारा गलकंड, जिसको हम थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना ही क्या है हमारा? गलकंड अर्थात गोइटायरिया आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ये सारे रोग हो जाते हैं बच्चे में अगर उनमें कुपोषण हो जाता है, सही मात्रा में उनको पोषण नहीं मिल पाता। अब देख लेते हैं संचारी रोग, पोलिया, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पर्ट्यूसिस। ध्यान दीजिएगा, पोलिया, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पर्ट्यूसिस, खसरा तथा टिटनेस जैसे 6 रोग घातक संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। ये रोग भारत जैसे विकासशील देशों में मृत्यु दर अर्थात मोर्टेलिटी तथा रुग्णता दर मोर्बिडिटी को बढ़ा देते हैं। इन रोगों के कारण ही अल्प आयु में उच्च मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे को कुपोषण तथा संक्रमण रोग के साथ साथ होना चिंता का विषय माना जाता है, यानी कि बच्चे को कुपोषण तो है ही है, साथ साथ उसको संक्रमण का भी रोग है, तो यह चिंता का विषय माना जाता है। जीवन के प्रथम वर्ष में विभिन्न अवस्थाओं में कराया गया टीकाकरण बच्चे को संचारी रोगों के प्रति जीवन पर्यंत प्रतिरोध क्षमता अर्थात लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करता है, इसीलिए बच्चे को टीका हम लगवाते हैं। दूषित भोजन, खराब पर्यावरणीय स्वच्छता और अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं तथा संचारी रोगों को उत्पन्न करने में उनकी भूमिका को समझना अति आवश्यक है। तो ये सभी हमने देख लिया किसके बारे में? संचारी रोग के बारे में देख लिया। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्वेश्चन 2 कुपोषण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए? क्वेश्चन 3 एक माँ को कितने माह तक अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहिए? क्वेश्चन 4 कहता है कुपोषण कैसी समस्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 गलकंड किसकी कमी के कारण होता है? तो ये सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लीज़ इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब इस वीडियो को आप देखेंगे पहले आप टॉपिक कीजिए वीडियो के माध्यम से, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।